नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम पौधों की दुनिया के एक काफी अनूठे पहलू पर गौर कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, विषय वाकई दिलचस्प है। हाँ, उनके उत्सर्जी पदार्थ, बिल्कुल। क्योंकि ये दिखाता है कि पौधे हमसे मतलब जानवरों से कितने अलग हैं। सही कहा। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि पौधे जंतुओं के जैसे नहीं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बने अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के बजाय अक्सर उन्हें अपने अंदर ही जमा कर लेते हैं। हाँ, स्टोर कर लेते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन अलग अलग पदार्थों को समझना, उनके प्रकार और उनका कई बार तो बड़ा आश्चर्यजनक महत्व भी। और इसमें एक मजेदार बात यह भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं कि भाई मलेरिया की वो दवा है या सुबह की कॉफी का कैफीन या फिर रबर, हाँ, रबर। ये सब पौधों के इन्हीं अपशिष्ट या कह लीजिए उप उत्पादों से आते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, ये कनेक्शन तो वाकई सोचने वाला है। तो ये पदार्थ असल में पौधों की अलग अलग जैविक क्रियाओं के बाय प्रोडक्ट्स हुए। जी। और जैसा स्रोत कहते हैं, जानवरों की तरह पौधों में कोई खास अंग जैसे किडनी या फेफड़े तो होते नहीं उत्सर्जन के लिए। नहीं होते। इसलिए वे इन्हें अपनी पत्तियों में या छाल में, बीजों में, जड़ों में वही जमा कर लेते हैं। बिल्कुल। और मोटे तौर पर स्रोत इन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक कार्बन वाले यौगिक, ठीक है। और दूसरे अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जैसे खनिज जमाव। अच्छा। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जिसे हम अपशिष्ट कह रहे हैं वो अक्सर पौधे के लिए खुद बहुत जरूरी होता है, शायद सुरक्षा के लिए या किसी और काम के लिए, और हमारे लिए तो खैर वो बहुत उपयोगी साबित होता ही है। ठीक है, तो चलिए पहले कार्बनिक पदार्थों की दुनिया में ही चलते हैं। शुरुआत करें एल्केलॉइड से। स्रोत बताते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कई में औषधीय गुण होते हैं। बिल्कुल सही। एल्कलॉइड्स असल में नाइट्रोजन वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अक्सर ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से या फिर अमीनो एसिड के बदलाव से बनते हैं। इनका स्वाद वो आम तौर पर कड़वा होता है। अच्छा, कड़वा? हाँ, और ये कड़वाहट ही अक्सर उनका पहला डिफेंस है, मतलब शाकाहारी जीवों को खाने से रोकने का एक प्राकृतिक तरीका। पौधे इन्हें खास तौर पर अपने जरूरी हिस्सों जैसे बीज, छाल या नई पत्तियों में जमा करते हैं। और स्रोत कुछ जाने पहचाने उदाहरण भी देते हैं, जैसे क्विनीन। हाँ। वो सिंकोना पेड़ की छाल से मिलता है। इसने तो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा रोल निभाया है ना? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। ये सीधे पैरासाइट पर काम करता है। फिर देखिए कैफीन, जो कॉफी बीन्स और चाय की पत्तियों में होता है। हाँ, कैफीन तो रोज की जरूरत है कई लोगों की। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये एक स्टिमुलेंट है, मतलब उत्तेजक है। ये हमारे दिमाग में एडिनोसिन नाम के केमिकल के असर को रोकता है, जिससे हमें वो ताजगी और एनर्जी महसूस होती है। अच्छा। इसीलिए हाँ। और इसीलिए ये कई दर्द निवारक दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। पौधे के लिए ये कीटनाशक जैसा काम कर सकता है। और कुछ ज्यादा शक्तिशाली एल्केलॉइड्स भी हैं। स्रोत ने मॉर्फिन का नाम लिया है, जो पोस्ते यानी अफीम के कच्चे फल से मिलता है। वो तो बहुत असरदार दर्द निवारक है। हाँ, मॉर्फिन बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे शरीर के अपने दर्द निवारक केमिकल्स एंडोर्फिन्स की तरह काम करता है और दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन हाँ, इसकी लत लगने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। एक और उदाहरण जो स्रोत देते हैं वो है रेसरपीन। राउल्फिया सरपेंटाइना पौधे की जड़ से मिलता है। इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में होता रहा है। अच्छा। क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं एल्केलॉइड्स कितने अलग अलग तरह के हैं। बचाव, उत्तेजना, दर्द निवारण, सब पौधों के केमिकल तर्कश के तीर हैं, कह सकते हैं। वाकई कमाल की केमिकल वेराइटी है। अच्छा, एल्कलॉइड से आगे बढ़ते हुए स्रोत ग्लूकोसाइड्स का भी जिक्र करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनते हैं। क्या इनमें भी दवा वाले गुण होते हैं? हाँ, कुछ ग्लूकोसाइड्स भी औषधीय रूप से महत्वपूर्ण है। स्रोत में डिजिटॉक्सिन का उदाहरण है, जो डिजिटालिस पर्प्यूरिया, जिसे फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, उस पौधे से मिलता है। डिजिटालिस? हाँ, सुना है। ये सीधे दिल की मांसपेशियों पर असर करता है और उसकी कार्यक्षमता को कंट्रोल करने में मदद करता है, खासकर कुछ खास तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स में। तो ये फिर दिखाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अगला समूह है टैनिन्स। इनका नाम तो अक्सर सुना है। चाय पीते हुए या कोई कच्चा फल खाने पर वो जो मुंह में कसैलापन लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो कसैलापन, एस्ट्रिंजेंसी जिसे कहते हैं। हाँ, क्या ये भी पौधों की कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल। ये कसैलापन और कड़वा स्वाद
ये जानवरों को पत्तियां या फल खाने से रोकता है। टैनिन्स असल में प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए वो मुंह में एक सूखापन सा महसूस कराते हैं। अच्छा, प्रोटीन से जुड़ते हैं। हाँ, और इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल चमड़े को पकाने में, मतलब लेदर टैनिंग में होता है, ओके। जिससे चमड़ा सड़ने से बचता है, टिकाऊ बनता है। शोध बताते हैं कि ये पौधों की कोशिकाओं के रस में, सेल वॉल में, छाल और पत्तियों में पाए जाते हैं, और कच्चे फलों में इनकी मात्रा ज्यादा होती है, जो पकने पर कम हो जाती है। और चमड़े के अलावा स्याही वगैरह में भी? हाँ, स्याही बनाने में और कुछ दवाओं में भी इनका उपयोग होता है। दिलचस्प है कि कसैलापन भी एक डिफेंस है। अब बात करते हैं लेटेक्स की। स्रोत कहते हैं कि ये दूध जैसा या पीला या भूरा तरल है जो पौधों से निकलता है, खासकर जब उन्हें चोट लगती है। ये पौधे की मदद कैसे करता है? लैटेक्स पौधे के लिए एक तरह से समझिए प्राकृतिक पट्टी का काम करता है। प्राकृतिक पट्टी? अच्छा, हाँ, जब पौधे को चोट लगती है तो ये बहकर उस जगह को सील कर देता है। इससे जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स हैं या कीड़े हैं, उनका अंदर जाना रुक जाता है। साथ ही इसमें अक्सर कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो कीड़ों या फंगस के लिए जहरीले होते हैं। और हमारे लिए इसके क्या उपयोग हैं? स्रोत ने पपीते के लैटेक्स से मिलने वाले पपेन एंजाइम का जिक्र किया है। हाँ, पेपेन ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसका उपयोग पाचन वाली दवाओं में और मीट टेंडराइजर के रूप में, मतलब मांस को नरम करने में होता है। अच्छा। लेकिन लेटेक्स का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट है रबर। हाँ, रबर। हेविया ब्राजिलियंसिस नाम का जो पेड़ है, उससे निकलने वाला लैटेक्स ही प्राकृतिक रबर का मेन सोर्स है। जरा सोचिए, एक पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म आज हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का आधार है। ये तो सचमुच कमाल की बात है। अब उन पदार्थों पर आते हैं जो अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। सुगंधित तेल, एसेंशियल ऑयल्स। स्रोत कहते हैं कि ये वाष्पशील होते हैं, मतलब वोलेटाइल। हाँ, उनकी यही खूबी है कि वो उड़ जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। इसी वजह से उनकी खुशबू हवा में फैलती है। स्रोत ने संतरे और नींबू के छिलकों का, यूकलिप्टिस की पत्तियों का और चमेली, गुलाब, बेला जैसे फूलों का उदाहरण दिया है। हाँ, इनकी खुशबू तो हमारे लिए तो इनका उपयोग परफ्यूम, साबुन, फ्लेवरिंग और कुछ दवाओं में होता है। लेकिन पौधे के लिए ये खुशबू अक्सर कीड़ों को पॉलिनेशन के लिए, मतलब परागण के लिए आकर्षित करने का तरीका है। अच्छा। या फिर कुछ मामलों में शाकाहारी जीवों या कीटों को दूर भगाने का। ये एक तरह का केमिकल सिग्नल है। मतलब खुशबू सिर्फ हाय मदे के लिए नहीं, पौधे के कम्युनिकेशन का तरीका भी है। इनसे मिलते जुलते लगते हैं रेजिन्स। स्रोत इन्हें पीला, पानी में अघुलनशील लेकिन ईथर और अल्कोहल में घुलनशील बताते हैं, और ये एसेंशियल ऑयल्स के ऑक्सीडेशन से बनते हैं। इनमें और लैटेक्स या गोंद में मुख्य अंतर क्या हुआ फिर? अच्छा सवाल है। देखिए, लैटेक्स ज्यादातर पानी आधारित इमेजल होता है। गोंद वो पानी में घुल जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज की टूटने से बनते हैं। ठीक है। जबकि रेजिन, जैसा आपने कहा, वो एसेंशियल ऑयल्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं। चिपचिपे होते हैं और पानी में नहीं घुलते, जैसे चीड़ के पेड़ से निकलने वाला वो चिपचिपा पदार्थ। हाँ। स्रोत तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन का उदाहरण देते हैं, जो चीड़ के रेजिन से ही निकाला जाता है और पेंट वॉर्निश में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और दिलचस्प उदाहरण है हींग। हींग, हाँ, वो तो खाने में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। ये फेरुला एसेफोटिडा पौधे की जड़ों से मिलने वाला रेजिन है। पौधे के लिए रेजिन भी अक्सर घाव भरने और इन्फेक्शन रोकने का काम करते हैं। तो ये तीनों लेटेक्स, गोंद, रेजिन पौधों के बचाव या मरम्मत तंत्र से जुड़े हैं, पर रासायनिक रूप से अलग-अलग हैं। अब गोंद की बात कर लेते हैं। हम इन्हें चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्रोत ने बताया ये सेल्यूलोज के टूटने से बनते हैं और पानी में घुल जाते हैं। बिल्कुल, यही उनका मुख्य गुण है जो उन्हें रेजिन से अलग करता है। बबूल के पेड़ से मिलने वाला गोंद, गम अरेबिक जिसे कहते हैं, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, बबूल का गोंद। इसका उपयोग सिर्फ चिपकाने में ही नहीं, बल्कि फूड इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे टॉफी, आइसक्रीम में, दवा की गोलियों को बाइंडर के तौर पर और भी कई कामों में। पौधे अक्सर चोट लगने पर या किसी तनाव की स्थिति में गोंद बनाते हैं। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थों की लिस्ट में आखिरी हैं कार्बोनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स। स्रोत बताते हैं ये पानी में घुलनशील और स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, ये फलों और पत्तियों में काफी आम है। स्रोत ने इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, नींबू संतरे में साइट्रिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड और खट्टी पालक ऑक्सैलिस में ऑक्सैलिक एसिड का जिक्र किया है। हाँ, ये नाम सुने।
ये फलों को उनका वो खास खट्टा स्वाद देते हैं। ये स्वाद शायद कुछ जानवरों को आकर्षित करता है और कुछ को दूर रखता है, लेकिन पौधे के अंदर भी इनकी भूमिका है। ये सेल के अंदर पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं और एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस जैसे क्रेब्स साइकिल में इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं। कभी-कभी ये फालतू खनिजों को जमा करने का एक तरीका भी हो सकते हैं। तो ये थी कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों की एक पूरी विस्तृत दुनिया। एल्कलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, लैटेक्स, एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन, गोंद और कार्बनिक अम्ल, हर एक का पौधे के लिए और हमारे लिए अपना महत्व है। बिल्कुल। अब अकार्बनिक पदार्थों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से खनिज जमाव हैं, मिनरल डिपॉजिट्स। हाँ, ये मिनरल रिसोर्स होते हैं। पौधे मिट्टी से पानी के साथ मिनरल सॉल्ट सोखते हैं। ठीक है। कभी-कभी कुछ मिनरल्स, खासकर कैल्शियम और सिलिकॉन, जरूरत से ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। अच्छा। या फिर पौधे उन्हें किसी खास काम के लिए जमा करना चाहते हैं, तब वे इन्हें अपनी कोशिकाओं के अंदर ठोस क्रिस्टल के रूप में जमा कर लेते हैं। ठीक है। ये एक तरह से फालतू या कह सकते हैं थोड़े विषैले खनिजों से छुटकारा पाने या उन्हें निष्क्रिय करने का तरीका है। क्रिस्टल। स्रोत कुछ खास तरह के क्रिस्टलों का जिक्र करते हैं। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, जिन्हें सिस्टोलिथ कहते हैं। ये पीपल, बरगद, रबर प्लांट की पत्तियों में अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं। सही कहा। ये पत्ती की बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस की खास कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और सेल वॉल से लटके रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव हैं और उनका आकार वाकई अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। ठीक है। ये कैल्शियम को स्टोर करने का एक तरीका है। बड़ा दिलचस्प आकार है। दूसरा जिक्र है सिलिका का। स्रोत बताते हैं कि ये घास कुल के पौधों जैसे गेहूं के भूसे और प्याज की पत्तियों की सेल वॉल पर जमा होता है। इसका क्या फायदा? सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रेत का मुख्य हिस्सा है, जब ये सेल वॉल में जमा होता है तो ये उसे मजबूती और कठोरता देता है। अच्छा, मजबूती। हाँ, इससे पौधे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है और ये उसे चरने वाले जानवरों के लिए कम आकर्षक बनाता है। सोचिए, सूखी घास चबाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, बात तो है। ये फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये पौधे का एक तरह का माइक्रोस्कोपिक कवच है, यानी मजबूती और सुरक्षा। और तीसरा प्रकार है कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। स्रोत बताते हैं कि ये कई अलग अलग आकारों में मिलते हैं। सुई जैसे, रेफाइड्स, तारे जैसे ड्रूजेस या रेत जैसे क्रिस्टल सैंड। हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स पौधों में बहुत आम है। इनके ये अलग अलग आकार शायद अलग अलग कामों से जुड़े हों या बस बनने की प्रक्रिया का नतीजा हो। इनका मुख्य काम भी अतिरिक्त कैल्शियम को जमा करना और उसे निष्क्रिय करना है। लेकिन जो सुई जैसे रैफिड क्रिस्टल होते हैं, वे अगर खाए जाएं तो मुंह और गले में तेज जलन पैदा कर सकते हैं। ये भी शाकाहारी जीवों से बचाव का एक तरीका है, जैसे अरबी या जिमीकन के पत्तों में होता है। अच्छा, तो ये जलन भी पैदा कर सकते हैं। हाँ जी हाँ। तो आज की इस चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि पौधे अपने मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स या अपशिष्टों को संभालने के लिए कितने विविध और रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। एल्केलॉइड्स की केमिकल जटिलता से लेकर टैनिन के कसैलेपन तक, लैटेक्स के चिपचिपेपन, एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू, रेजिन और गोंद का रिसाव, ऑर्गेनिक एसिड्स का खट्टापन और यहाँ तक कि मिनरल क्रिस्टल्स की कठोरता तक, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। बिल्कुल। ये जानवरों के उत्सर्जन तंत्र से बिल्कुल अलग है। निश्चित रूप से ये पौधों के अनुकूलन क्षमता और उनकी अंदरूनी बायोकेमिस्ट्री की गहराई को दिखाता है। और जैसा हमने बार बार देखा, जो पदार्थ पौधे के लिए शायद मेटाबॉलिज्म का कचरा है या बचाव का हथियार है, वही हमारे लिए दवा, मसाला, रबर, गोंद, पेंट, परफ्यूम या इंडस्ट्रियल केमिकल का इतना कीमती स्रोत बन जाता है। सही। अगर हम इसे प्रकृति के बड़े नजरिए से देखें तो ये उसकी इकोनॉमी और एफिशिएंसी का एक शानदार उदाहरण है, जहां लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर चीज का कोई ना कोई उपयोग निकल ही आता है। बिल्कुल। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह पौधों ने अपने अपशिष्ट को इतनी मूल्यवान चीजों में बदल दिया, क्या हमारे आसपास या शायद हमारे अपने शरीर में भी ऐसे जैविक उपउत्पाद हो सकते हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं लेकिन जिनमें कोई अनदेखी क्षमता छिपी हो? या फिर पौधों की इन जटिल रणनीतियों को गहराई से समझने से हमें मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री या मेडिसिन जैसे फील्ड्स में भविष्य के लिए क्या नई प्रेरणाएं मिल सकती हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।